ऑफ यू। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। जागृत अवस्था में रहा करो थोड़ा। तो देखिए, कंटेंट शुरू करने से पहले अपने को उस कंटेंट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, जूलॉजी बीएससी पार्ट सेकंड की बुक की बात करें अपने, तो फर्स्ट जो आपका पेपर है वो है कोडाटा एंड इवोल्यूशन। मैडम ने शुरू करवा रखा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो ये पेपर आपको मैडम ने शुरू करवा रखा है, आप लगातार उनके साथ जुड़े रहिए लाइव क्लासेस के अंतर्गत। फर्स्ट यूनिट भी इसकी स्टार्ट कर दी और इसका इंट्रो भी आपका हो गया, तो इस बुक के बारे में अपने चर्चा नहीं करेंगे। सेकंड बुक जो आपकी है वो है हेलो। हाँ, एक बार लाइव आ गई तो एक बार हेलो कर दीजिए। बहुत कम संख्या चल रही है भी आपकी, ओनली 12-13 स्टूडेंट्स आ जाइए। चलिए, देखिए कोरोना काल के अंदर इतनी बढ़िया सुविधा आपको घर बैठे पढ़ने की दे रहे हैं। यहाँ फोक्स के अंदर आते हो, कितनी ज्यादा संख्या में आपको धूप के अंदर, दौड़ धूप के अंदर अर्ली मॉर्निंग लेट शाम तक आना पड़ता है, फिर आ जाते हो। अब क्या दिक्कत आती है? आ जाइए आ जाइए। देखिए, कोडाटा एंड इवोल्यूशन शुरू करवा रखा है मैडम ने, तो इसके बारे में अपने डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड जो आपका पेपर है मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। और थर्ड जो आपका पेपर है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये आपके बीएससी पार्ट सेकंड के जूलॉजी के तीनों पेपर है। कोडाटा एंड इवोल्यूशन, मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम परिवर्धन जैविकी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, कोडाटा के अंतर्गत उन सभी जीवों का अपने को अध्ययन करना है जिनके अंदर कशेरुकदंड नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनके इवोल्यूशन का अध्ययन करना है, विकास का इनका अध्ययन करना है, वो आपका चल रहा है पेपर। आज हम चर्चा करेंगे मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के बारे में, और नेक्स्ट सेशन के अंदर, एक क्लास के अंदर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत पूरे के पूरे सिलेबस की जानकारी दे दी जाएगी। तो देखिए, अपने को बुक शुरू करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस बुक के अंदर कौन से कंटेंट पढ़ने। देखिए, आधा ज्ञान अपने सिलेबस की जानकारी के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। एक नज़र में आप, सिंपल तरीका है पढ़ने का, एक नज़र में आप सिलेबस उठाइए, एक पेज के ऊपर पूरी 500 यूनिट लिखिए, एक नज़र डालिए, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपको याद है, कौन से टॉपिक आपके याद नहीं है। उनको देखते हुए आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन का बड़ा अच्छा तरीका है ये, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पेपर के जो पार्ट है, टॉपिक है, कंटेंट है, उनका आपको अध्ययन करना है। आज अपने इनके बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हाँ गुड इवनिंग भाई राजेश कुमार, वेरी गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा आप ये जागृति फैलाने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा कि अपनी लाइव क्लासेस चल रही है बिना किसी शुल्क के। सबसे अच्छी बात है, बिना किसी शुल्क के आपकी लाइव क्लासेस चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लिंक को, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़े रह सके। देखिए, ऑफलाइन पढ़ाई में और ऑनलाइन स्टडी करने में बड़ा डिफरेंस रहता है, बड़ा अंतर रहता है। सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई तो ये होती है कि आपके चेहरे हमारे से रूबरू नहीं है, आपके सामने जो समस्याएं होती है वो न तो आप कमेंट लिखने का प्रयत्न करते, कोई भी टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर आपको कोई न कोई समस्याएं, दिक्कत, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट किया करो। लाइव क्लासेस के अंदर ये समस्या रहती है, आप चाहते हो, आपको एबिट नहीं है, धीरे धीरे ये एबिट बनानी पड़ेगी। तो आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने कमेंट जरूर डालते रहा करो। देखिए, अपने शुरू करते हैं मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी।
मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। देखिए इस बुक की चर्चा करें तो ये आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर है। देखिए यहाँ फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दो पार्ट अपने दिए गए हैं। फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दो पार्टों में पूरी बुक को डिवाइड किया गया है। जो आपकी फिजियोलॉजी है इसकी 3 यूनिट है और इम्यूनोलॉजी की यहाँ पे 2 यूनिट शामिल है। अब देखिए अपने को सबसे पहले तो देखिए, हाँ नमस्ते भाई सोनू तिवारी, नमस्ते। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए फिजियोलॉजी जो है, इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपने को कौन से टॉपिक का अध्ययन करना होता है। देखिए साइंस की 3 शाखाएं होती है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ बाहरी आकारिकी का अध्ययन करना होता है, एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक शारीरिकी का अध्ययन करना होता है और फिजियोलॉजी के अंतर्गत कारिकी का अध्ययन करना होता है, अर्थात यहाँ अपने को क्रियाविधि का अध्ययन करना है। तो देखिए जहां कहीं भी, सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जहां कहीं भी कोई घटना है, जैसे अपने शरीर के अंदर पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है, इन सभी क्रियाओं को संपादित करने के लिए शरीर के अंदर तंत्र या फिर अंगों का होना जरूरी है। अब इस तंत्र या अंगों का अध्ययन यहाँ पे जरूरी नहीं है, इनकी संरचना का अध्ययन जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, कारिकी पढ़ना है। तो अपने को क्रियाविधि का ही ध्यान देना है। तो देखिए 3 यूनिट अपनी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, कारिकी से संबंधित है, चाहे वो अपने पाचन से संबंधित कारिकी हो, चाहे वो अपने श्वसन से संबंधित कारिकी हो, चाहे वो अपने उत्सर्जन से संबंधित कारिकी हो, चाहे अपने सर्कुलेशन से संबंधित कारिकी हो, इन सभी का अध्ययन अपने फिजियोलॉजी के 3 यूनिट के अंतर्गत करना है। और इम्यूनोलॉजी, जैसा कि अपने आजकल बड़ा शब्द प्रचलन में चल रहा है कि इम्यूनो सिस्टम कमजोर है या फिर जिसका इम्यूनो सिस्टम मजबूत है उस पर कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। तो वो इम्यूनो सिस्टम क्या होता है, वो इम्यूनिटी क्या होती है, ये अपने को 4th और 5th दोनों यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो देखिए अपनी बारी बारी से 500 यूनिटों का कंटेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अपने को इस बुक के अंतर्गत 500 यूनिट में पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपने पढ़ेंगे पाचन के बारे में। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है इसमें आपको डाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इसी का अपना अगला टॉपिक है उत्सर्जन। पाचन और उत्सर्जन की क्या पढ़नी है अपने को, कारिकी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है। अब देखिए पाचन और उत्सर्जन के अंतर्गत अपने को कौन से कंटेंट का अध्ययन करना है, कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो पाचन किसका करेंगे, पाचन किसका होता है, भोजन के विभिन्न घटकों का। तो अपने को पढ़ना है कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, अर्थात भोजन के कौन कौन से घटक पाचन के दौरान काम में लिए जाते हैं। दूसरा, ये भोजन के विभिन्न घटक हैं, ये आहार नाल के विभिन्न भागों में कौन कौन से हार्मोनों के द्वारा, कौन कौन से एंजाइमों के द्वारा पाचित किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या फिर लिपिड हो गई, तो इनका पाचन कौन से हार्मोनों के द्वारा, कौन से एंजाइमों के द्वारा, कौन से हार्मोनों का योगदान रहता है, कौन से एंजाइम इस क्रिया में सहायक होते हैं। तो ये अपने को पाचन के दौरान पढ़ना है। फिर पचित भोजन का अब्सॉर्प्शन किस प्रकार से किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में, आहार नाल के विभिन्न भागों में इन खाद्य पदार्थों का पाचन होने के पश्चात अवशोषण किया जाता है। वो सूक्ष्म घटकों का अवशोषण किस किस रूप में किया जाता है। तो ये अपने फर्स्ट यूनिट के डाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। फिर एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, देखिए भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया, पाचन होने के पश्चात क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषित घटकों को तो ब्लड के द्वारा जो उपयोगी घटक है उनको पूरे शरीर के अंदर वितरित कर दिया जाता है और उनके द्वारा क्या करेंगे, श्वसन क्रिया के द्वारा प्राप्त O2 के द्वारा
उनका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा, और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में अपने को ऊर्जा मिलेगी, तो वो अपने प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ अपने क्या करेंगे, जो अपचित भोजन होता है, जो पाचन के पश्चात अनुपयोगी घटक होते हैं, उन अनुपयोगी घटकों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। हाँ नमस्ते भाई, राजेश कुमार, साहिल तिवारी, सोनू तिवारी, नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो देखिए इन अपचित घटकों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। बाहर त्यागने की इस घटना को अपने क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्सर्जित पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जीवों को किन श्रेणियों में बांटा जाता है। तो देखिए अगर कोई जीव स्पेशल टॉपिक दे रखा है कि वासस्थान के साथ अर्थात एविडेट के साथ उत्सर्जित पदार्थों के संबंध के अनुसार जीवों को किन भागों में बांटा जाता है। तो देखिए यहाँ जलीय जीव जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, तो या तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या एमिनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। फिर जो रेप्टाइल वगैरह होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य और केंचुआ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें यूरियोटेलिक की श्रेणी में रख देंगे। उत्सर्जित घटकों के उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों का क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ उत्सर्जित उत्पाद तैयार किया जाता है जिसके अंतर्गत मुख्य घटक क्या होता है, मूत्र, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, यूरिया, और इसका निर्माण कहाँ होता है, वृक्क के अंदर जो पाई जाती है वृक्क नलिका, जिन्हें क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन नलिका के नाम से जानते हैं। तो इन नेफ्रॉन नलिका किडनी की यहाँ पे क्रियाविधि का अध्ययन करना है। दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ अपने को नेफ्रॉन नलिका की क्रियाविधि का अध्ययन करना है, अर्थात बोमेन संपुट से लेकर हेनले का लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर संग्रह नलिका तक किन पदार्थों का इस नलिका में संक्रमण होता है, कौन से घटक इस नलिका से अवशोषित किए जाते हैं, वो अपने को सर्जन की फिजियोलॉजी के अंतर्गत, कार्यकी के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखिए यहाँ अपने बात करें, हाँ ऑडियो वीडियो बताइए भैया, एक बार लाइक कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सही आ रही है तो आप कमेंट दे दीजिए। तो देखिए ये अपने फर्स्ट यूनिट होगी, और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपने को पढ़ना है भोजन के विभिन्न घटक, इन घटकों का पाचन किस प्रकार से किया जाता है, इनका हार्मोनल कंट्रोल क्या रहता है, कौन से एंजाइम इस प्रक्रिया करते हैं, आहार नाल के विभिन्न भागों के अंदर किस प्रकार से इन घटकों का अवशोषण किया जाता है। फिर मूत्र निर्माण की अपने को क्रियाविधि पढ़नी है, नेफ्रॉन नलिका की स्ट्रक्चर पढ़नी है, किडनी की स्ट्रक्चर पढ़नी है, उत्सर्जित घटकों की प्रकृति के अनुसार जीवों का क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है। तो यहाँ अपनी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बात करें अपने सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट के अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है और रेस्पिरेशन पढ़ना है। परिसंचरण पढ़ना है, और परिसंचरण शरीर में किसका होता है, ब्लड का होता है, तो वो परिसंचरण अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ अपने को रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है। अब देखिए परिसंचरण में यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि परिसंचरण होता किसका है। परिसंचरण अपने को पता है किसका होता है, ब्लड का होता है। तो ब्लड का अपने को क्या पढ़ना है, संगठन पढ़ना है, किन किन घटकों से ये रक्त बना होता है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, कहाँ पे रक्त के विभिन्न घटकों का निर्माण होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अपने को इस यूनिट के अंतर्गत ब्लड ग्रुप का अध्ययन करना है। ब्लड ग्रुप जो ए बी तथा ओ प्रकार का होता है वो अपने को पढ़ना है। अपने को आरएच कारकों का अध्ययन करना है, आरएच कारकों का अध्ययन करना है, इनकी जानकारी प्राप्त करनी है। और ब्लड ग्लूटेशन का अध्ययन करना है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रक्त स्कंदन के नाम से जानते हैं। चोट लगने के पश्चात 5 से 7 मिनट के अंदर
अपने रक्त का थक्का बन जाता है। इस घटना को रक्त स्कंदन कहते हैं। रक्त स्कंदन का अपने को इसी परिसंचरण टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो ये इसका अपना पहला घटक हो गया परिसंचरण रक्त स्कंदन। तो देखिए परिसंचरण की क्रिया के दौरान अपने को ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड के विभिन्न घटक, आरएच कारक, रक्त स्कंदन की क्रिया। और देखिए रक्त सर्कुलेशन कहाँ करता है, ये यहाँ कहाँ करता है कि कार्डियक के अंदर करता है, ये हृदय के अंदर करता है। तो हृदय चक्र का अपने को अध्ययन करना है। हृदय चक्र के अंतर्गत अपने किस प्रकार से ब्लड हृदय के अंदर डाला जाता है और किस प्रकार से हृदय के द्वारा पूरे शरीर को ये ब्लड वितरित किया जाता है, इसका अपने को अध्ययन करना है, जिसे हम हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात अपने क्या पढ़ना है, ताप नियमन की क्रिया पढ़नी है और इस सर्कुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली डिजीज का अध्ययन करना है, रोगों का अध्ययन करना है। तो देखिए हृदय संबंधी जो रोग होंगे वो सारे के सारे अपने परिसंचरण की असामान्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने एक शब्द आते हैं ना, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर। हृदय के द्वारा दाब लगाते हुए धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर रक्त का प्रवाह बनाए रखा जाता है। इसी रक्त प्रवाह की जो माप है, जो इसका दाब है, इसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये उच्च होने पर कौन सी स्थिति आती है और निम्न होने पर कौन सी स्थिति होती है, हाइपर और हाइपो की स्थिति में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो अपने को पढ़ना है। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज होती है वो आपको पढ़ना है। हार्ट फेल्योर, हृदय आघात किन स्थितियों में हो सकता है वो अपने को अध्ययन करना है। तो यहाँ पे अपना सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट सर्कुलेशन या परिसंचरण कंप्लीट हो जाता है। बात करें अपने रेस्पिरेशन की, श्वसन की, तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि CO2 और O2 का शरीर के अंदर आदान प्रदान या विनिमय किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में या फिर प्लाज्मा के अंदर गुलित अवस्था के अंदर कार्बनिक एसिड के रूप में किस प्रकार से इनका शरीर के अंदर ट्रांसफर होता है, इसका आदान प्रदान स्पेशली अपने को ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अपने को हृदय की संरचना का गहराई से अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पे अपने को लंग्स, फेफड़ों की संरचना का गहराई से अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, न कि अपने एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी पढ़ेंगे तब इनका गहराई से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अपने हृदय के अंदर कौन सी घटनाएं होती है वो पढ़ना है, और यहाँ पे फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर कौन सी घटनाएं होती है उसका अध्ययन करना है। तो O2 और CO2 का परिवहन अपने को पढ़ना है। श्वसन की क्रिया विधि पढ़नी है। श्वसन का नियमन कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, मेडुल्लो-ऑब्लिंगुएटा के द्वारा किया जाता है वो पढ़ना है। और श्वसन से संबंधित डिजीज का अध्ययन करना है जो कि फुफ्फुस के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे अपनी ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट आपकी किससे संबंधित है, फिजियोलॉजी से संबंधित है। तो थर्ड यूनिट है, इसमें आपको मसल्स का अध्ययन करना है। दूसरा आपको न्यूरल सेल का अध्ययन करना है। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करना है। और इनकी क्रिया विधि को अपने को पढ़ना है कि पेशियों में एक्टिन, मायोसिन तंतुओं का किस प्रकार से संयोजन रहता है, ए बैंड, जेड बैंड, एल लाइन, जेड रेखा किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, सार्कोमियर क्या होते हैं, ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इन प्रोटीनों का इन पेशियों के संचालन के अंदर योगदान क्या रहता है, ये अपने को पेशी और तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स के बारे में अध्ययन करना है। तो ये आपकी इस बुक की थर्ड यूनिट है जिसका अपने को अध्ययन करना है। जो इम्यूनोलॉजी की फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसके अंतर्गत अपने को प्रतिरक्षी तंत्र का अध्ययन करना है। इसी बुक के साथ तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिकाओं की संरचना, मसल्स की संरचनाओं के साथ साथ अपने सेंसरी ऑर्गन का भी अध्ययन करना है। संवेदी अंगों का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत अपने को फिर दोबारा से क्या पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है। किसकी, एक तो देखने की, विजन की, देखने की क्रिया किसके द्वारा होती है, आंख के द्वारा, आंख की फिजियोलॉजी पढ़नी है। और दूसरी सुनने की, कानों के द्वारा जो सुनने की क्रिया होती है इसकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करना है। तो ये फिजियोलॉजी की अपनी 3 यूनिट होगी।
इम्यूनोलॉजी की जो 2 यूनिट है उसका डिस्कस अपने अगली लाइव क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें ताकि जितने ज्यादा विद्यार्थी अपने साथ जुड़े उतना ही ज्यादा अपना क्लास का लाइव सेशन अच्छी तरह से सुचारू रूप से शुरू रहे। तो आप एक बार अच्छी तरह से इनका अध्ययन कीजिए। अगली क्लास अपनी लाइव सेशन के अंदर 3rd यूनिट के बाद के सिलेबस पर आधारित रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।